मुकेश अंबानी और आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और पूरे दुनिया में गिरामी सबसे अमीर इंसान। इनकी नेटवर्थ करीब 122 बिलियन डॉलर है, यानी 10,370 अरब रुपए। पर आखिर इन्होंने इतने सारे पैसे कैसे कमाए? जहां मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वहीं उनके भाई अनिल अंबानी का नेटवर्थ 0 है। पर आखिर कैसे? आइए जानते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट न दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका पूरे दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से काम पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं की, बल्कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने की थी। ईयर 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 साल के बाद 1958 में वह वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम दिया। शुरुआत में यह आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। इंडिया से मसाले खरीद कर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जॉब में रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था। इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गई। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी कदम रखा जाए। ईयर 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक कंपनी लॉन्च कर दी। उस टाइम कॉटन इंडस्ट्रीज पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से धीरू भाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाने लगे, जिससे न सिर्फ वह सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि सस्ते कपड़े होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि ईयर 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी कदम जमा ली। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी जिस बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे। जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा थे, दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते रहे। बट ईयर 2002 में जब धीरू भाई की डेथ हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। उनकी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी जायदाद के डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। और यहीं से दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी माँ से यह सब देखा न गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा डिवाइड करके अपना अपना काम करें। इस तरह ईयर 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम, रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह यह प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच की दरार खत्म नहीं हुई थी। वहीं मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसमें दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में कदम रख दिया, जिसके चलते पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर पर सुपरमार्केट खोले गए, जहां कंज्यूमर को ढेर सारे आइटम्स डिस्काउंट रेट पर एक ही जगह मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। IPL की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और यह टीम अगले कई सालों तक IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में भी जब खाली स्टेडियम में मैच करवाए गए, तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। ईयर 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और यह कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे
कंपटीटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डाटा और मैसेज सब कुछ पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स को छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ सब फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। जियो की सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनी ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनी को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्ज पर कॉल्स और डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जिससे दूसरी कंपनी को भी अपने रेट्स कम करने पड़े। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके हॉटस्टार को जियो इंस्टॉल कर दिया। इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है जो 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति। अगर इस लिस्ट में अमेरिकन बिलियनर्स को हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पैसा इतना ज्यादा है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर जिसे एंटेलिया कहा जाता है यह दुनिया का सबसे महंगा घर है। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी तो आपको याद ही होगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और यह सिर्फ एक अंदाजा है। 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत यह है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए हों उनके लिए यह बहुत ही छोटी रकम है। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जिनको जायदाद का आधा हिस्सा मिला था लेकिन आज उनका दिवालिया निकल चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने की स्ट्रेटजी अपनाई जिससे सारे बड़े सेक्टर में एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। स्ट्रेटजी की वजह से उनके खर्च बढ़ गए लेकिन जितना खर्च हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्रीज के मजे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा था। मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो के मुकाबले नहीं कर पाए, फाइनली बैंकरप्ट हो गए। तीसरा यह था कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया। इनकी कंपनी बड़ी सेक्टर से जुड़ी थी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। जब बिजनेस महंगे सेक्टर में फैला होता है तो लॉस के टाइम किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है, पर इनके पास ये बैकअप भी मौजूद नहीं था। इन सब के साथ साथ अनिल अंबानी लीगल मसलों में भी फंसते रहे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन कंपनी के 100 करोड़ वापस करने थे और यह मामला मुंबई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सारे पैसे वापस कीजिए और अगर ऐसा नहीं किया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन इस मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और सारे पैसे पे करके अनिल अंबानी की बिल कर दी। ऐसा करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 यह स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा कराई थी। जब इस केस के दौरान कोर्ट ने उनको चीन के 3 बैंक को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।